हाय ऑल, वेलकम बैक इन साइंस क्लास। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फिजिक्स का चैप्टर है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी अगेन आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे हैं, फिर क्यों हमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ना है। देन अगेन मैं तो यही बोलूँगी कि हम पढ़ते आ रहे हैं और हमें आगे भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, जैसे कि हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, वो डिप्लीट हो रहे हैं यानी कि ख़त्म हो रहे हैं। तो हमारे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिसे यूज़ करके हम अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को यानी कि काम को कंप्लीट कर सके। अगर डे टू डे लाइफ की बात करें तो खाने बनाने से लेकर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा है, एसी है, कूलर एयर कंडीशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सब का सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये कवर करता है पूरा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्सो विच इज़ नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सी कन्वेंशनल ऐसे सोर्सेज जो कि हमारे पूर्वज आए, उन्हें दिखा कि अच्छा कोयला है, पेट्रोल है, उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कभी उस वक्त नहीं सोचा कि देयर आर अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, आगे नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने डिस्कवर किया कि दूसरे सोर्सेज भी हैं जिनकी यूज़ किया जा सकता है और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज उनको बचाया जा सकता है। तो ये चैप्टर इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सी इस प्लेनेट पे जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको दो जो पार्ट्स में है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और जो दूसरा है वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। इसके दूसरे नाम भी है जैसे कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसे कन्वेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारे एंसेस्टर्स आए उन्होंने उसको डिस्कवर किया और पुराने ज़माने से यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं। ऑल्सो इसको एग्जॉस्टेबल भी कहते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब भी होता है कि ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज जो कि ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, तो ये है इसके दूसरे नाम। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड। ठीक है, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि क्विकली वापस नहीं आ सकते, क्विकली बन नहीं सकते, इनको टाइम लगता है बनने में, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। से एग्जाम्पल के लिए होगी जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। सी फॉसिल्स फ्यूल्स के अंदर ही आते हैं, बीट कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे फॉसिल्स फ्यूल्स है। और अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें तो जैसे कि यूरेनियम हो गया, हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज़ होता है। ठीक है, देन अगेन के ये हमें पता है, हम ऑब्वियसली आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि फॉसिल्स फ्यूल्स कैसे बनते हैं, लेकिन अगेन रिवीजन के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो हम सबको पता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स जब ज़मीन के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डिके अंडर प्रेशर जब एक्ट होते हैं तब जाके फॉसिल्स फ्यूल्स बनते हैं। तो इसीलिए ये बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, लेकिन यूज़ करने के लिए हम लोग आराम से इजीली यूज़ कर लेते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगेन इनका भी जो दूसरे नाम है वो है नॉन कन्वेंशनल एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल इसीलिए क्योंकि ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किए गए हैं कि यहाँ पे दूसरे भी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इसको अल्टरनेटिव सोर्स भी कहा जाता है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दीज जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको छोड़कर देयर आर अदर एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल, दैट इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टेबल। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूसली बन रहे हैं नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे प्लेनेट पे, और वो ख़त्म भी नहीं होते, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल ले लें अगर हम तो विंड एनर्जी हो गया, सी से ओशन से मिलने वाले जितने भी एनर्जी होते भी, टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी हो गया। पता ही है कि धरती के कोर में लावा है जिससे कि धरती गर्म, मतलब उस एनर्जी को भी, जियोथर्मल ज़मीन का गर्म होना होता है तो उस एनर्जी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो बायोमास एनर्जी। सो देयर आर अदर लॉट्स ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि अभी तक अनटेम्ड है, जिनको कि ज़रूरत है अभी कि हम उसे लार्ज स्केल में अपनाएं।
ठीक है, तो ये तो था टाइप्स ऑफ एनर्जी। अगर सो हम लोग जितने भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि फ्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्यूल्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली अगर हम खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है, जो कि हमें हीट एनर्जी देगा और फिर हमारा खाना पकेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। ऐसे जो भी मटेरियल्स हैं जिनको जलाया जाता है और जला के हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, उन एनर्जी को उस चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को, उन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया वुड हो गया, कोल हो गया, एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया एंड पेट्रोल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या फ्यूल की तरह काम करती है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में केरोसिन यूज़ हुआ करता था। स्टोव होता था, स्टोव के अंदर हम केरोसिन डाल के और उसको जला के उस पर खाना पकाते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो हमारे घर में भी एलपीजी यानी कि पेट्रोलियम गैस आ गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आ गया। आई गेस अभी हम सभी के घर पे एलपीजी मिलता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स की ये सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, एक अच्छा फ्यूल होने के लिए उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। पहला है कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू? अगर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट मास ग्राम में होता है। तो अगर हम देखें 1 ग्राम को कम्प्लीटली जलाकर जो भी हीट एनर्जी हमें मिलती है, प्राप्त होती है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को जला के जो भी हीट एनर्जी हमें मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अगेन जितने भी फ्यूल्स हैं उन सब की अपनी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50 किलो जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम पेट्रोल जलता है तो 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन जल के 150 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। सपोज़ करो हम सबको पता है कि हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है तो हमारी गाड़ी चल रही होती है। अगर हमने हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या होगा? इतनी सारी एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ हो रही है तो मे बी हमारी गाड़ी उड़ सकती है। दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, सो ये था कैलोरीफिक वैल्यू। एंड दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट इट मस्ट कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। आई गेस हम सब ने ज़िंदगी में आग लगाया होगा, बीट पेपर हो या लकड़ी हो या कोयला हो, तो हमने देखा होगा कि जब हम लकड़ी में आग जलाते हैं तो हम उस पर केरोसिन डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वुड का इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जो उसको लगता है जलाने में, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हर जो फ्यूल होते हैं उसका अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। कोई इजीली जल जाता है, किसी को जलाने में टाइम लगता है, तो वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि कंपेयर किया जाए वुड और केरोसिन में किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो वुड का कम है वेरस केरोसिन का ज़्यादा है। केरोसिन में जैसे ही हम लोग तिल्ली मारते हैं वो जल उठता है, जबकि हम लोग वुड को घंटे लेके खड़े हैं आग में तब जाके वो जल रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स। सो लेट्स डिस्कस कि आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कैलोरीफिक वैल्यू का, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आइडियल फ्यूल होते हैं उनका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छा होता है, यानी कि कम अमाउंट में जल के भी वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इग्निशन टेम्परेचर का कि वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर कम हुआ किसी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर अगर कम हुआ तो भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अगेन रूम टेम्परेचर में जल जाएगा, फिर सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो हम यूज़ कैसे करेंगे। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर हुआ तो भी हम लोग जलाते रह जाएंगे, फिर कब जलेगा भगवान जाने। तो इसलिए इग्निशन टेम्परेचर का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा कि ये चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है तो उसका सस्ता होना बहुत ज़रूरी है एंड ऑल्सो ईजिली अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ईजिली अवेलेबल भी नहीं है, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड फ्यूल। ठीक, तीसरा चौथा
पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि इजी टू हैंडल होना चाहिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। यस, इजी टू हैंडल होना चाहिए, नहीं तो फिर हैंडल करने के चक्कर में जल गए मर गए तो क्या फ़ायदा। सेफ टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, तो ट्रांसपोर्ट में भी सेफ़ होना चाहिए। ऑल्सो कन्वीनियंट टू स्टोर, स्टोर करने में भी ईजी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शुड नॉट लीव मच ऐश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग, यानी कि बर्न करने के बाद, जलने के बाद ऐश ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगेन इससे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है। अगर वो कम्प्लीटली जला ही नहीं तो ज़्यादा हीट दी भी नहीं उसने। ठीक है, इसके अलावा शुड बर्न स्मूथली बर्न होना चाहिए, नहीं तो फिर रुक के बर्न करने से कुछ मतलब नहीं है। आई गेस हमने एक मिस किया है। सेकेंड पॉइंट, बर्न विदाउट एमिटिंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, दैट्स द नीड ऑफ द आवर, कि हमें ऐसे फ्यूल्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए जो जल के बहुत सारा स्मोक या फिर बहुत सारे हार्मफुल गैसेस छोड़ते हो, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो डे बाय डे पॉल्यूटेड होता ही जा रहा है। तो ऐसे जो फ्यूल्स हैं जो कि स्मोक या फिर हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं, वो एक अच्छे फ्यूल्स नहीं होते। ठीक, एंड तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी फ्यूल में तो वो एक आइडियल फ्यूल होता है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब के घरों में आजकल एलपीजी यूज़ होता है, तो एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, वो स्मोक और हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ नहीं करता, इग्निशन टेम्परेचर भी उसका ठीक है, एक लाइटर से जल जाता है, इजीली जल जाता है, इजी टू हैंडल है, सेफ टू ट्रांसपोर्ट का थोड़ा वो है, अंदर पाइपलाइन से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बट इजी टू हैंडल है, सिलेंडर में भर के लाया, सेल किया, उसे वैसे इस्तेमाल किया। ठीक है, और ऑब्वियसली जलने के बाद ये कोई ऐश नहीं छोड़ता है और स्मूथली भी जलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एलपीजी इज़ समवॉट एन आइडियल गैस। ठीक है, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पे एक सिनेरियो लेंगे हम। सपोज करो कि एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि एक फ्यूल एक्स है जिसकी की कैलोरीफिक वैल्यू 60 किलो जूल पर ग्राम है, और फ्यूल वाई है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 50 किलो जूल पर ग्राम है। ठीक है, वेयरएज एक्स का इग्निशन टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाई का 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पूछा इनमें से अच्छा फ्यूल कौन सा है। देन अगेन हम सोचेंगे कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो यही होगा। कैलोरीफिक वैल्यू के मद्देनज़र में भी अच्छा फ्यूल हो सकता है, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ गुड फ्यूल। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इतना कम है कि ये एनवायरनमेंट में, यानी कि सन की जो एनर्जी होती है, सन की जो हीट होती है, उसी से जल जाएगा, तो इट कांट बी अ गुड फ्यूल। इन दैट मैनर ये एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे फ्यूल्स जो कि गैस एमिट करते हैं, हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं, जैसे कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारी गैसेस रिलीज़ करते हैं, वो एक अच्छे फ्यूल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये थी आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स।